हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो बेटा, हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यूज। और नंबरिंग पे ध्यान मत देना बेटा, नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मेरे पास पुराना वाला बुकलेट है। आप क्या करना, क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से अपना डाउट देखना। जो क्वेश्चन में आपको डाउट है ना, तो उसके हिसाब से देखना। हो सकता है एक दो क्वेश्चन इसमें मिसिंग भी हो, उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 थर्मोडायनेमिक्स का। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, isothermal expansion, a confined ideal gas does minus 150 joule of work against its surrounding। करेक्शन है बेटा, इसमें प्लस 150 होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक्सपेंशन जब भी होता है ना तो वर्क पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ लिखा है, माइनस नहीं बल्कि 150 होना चाहिए। कह रहा है कि दिस इंप्लाइज दैट, ऑब्वियस सी बात है, आइसोथर्मल है इसलिए डेल्टा यू की वैल्यू जीरो लेंगे, और हीट बराबर वर्क बराबर प्लस का 150। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन रिमूव्ड, गलत। 300 जूल ऑफ हीट हैज बीन एडेड, गलत। नो हीट इज ट्रांसफर्ड, गलत। 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन एडेड टू द गैस, ये सही है, क्योंकि हीट प्लस है ना, और प्लस हीट का मतलब है एडेड टू द सिस्टम। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31। डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एडियाबैटिक में डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू, बिल्कुल सही। आइसोथर्मल में डेल्टा यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू, गलत। एडियाबैटिक में डेल्टा यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू, गलत। आइसोथर्मल में डेल्टा यू बराबर डेल्टा माइनस डेल्टा डब्ल्यू, गलत। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 32, इंटरनल एनर्जी का चेंज इन अ सिस्टम, sorry, the internal energy change in a system that has absorbed इतने कैलोरी हीट एंड डन इतने जूल ऑफ वर्क। ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा यू बराबर क्या होगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। 2 किलो कैलोरी है ना, तो 2 किलो कैलोरी को पहले 2000 कैलोरी लिखेंगे, और 2000 कैलोरी को जो 4.2 से यहाँ पे कैलोरी को हम बदलेंगे बेटा जूल में, क्योंकि आंसर हमसे जूल में पूछा है ना। तो 4.2 मल्टीप्लाई माइनस डब्ल्यू ऑलरेडी जूल में है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका कट जाएगा, और 8400 माइनस 500, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्यू ई डब्ल्यू डिनोट रिस्पेक्टिवली द हीट एडेड, चेंज इन इंटरनल एंड वर्क डन इन अ क्लोज्ड साइक्लिक प्रोसेस। देन ऑब्वियस सी बात है कि साइक्लिक प्रोसेस में आपका ई जीरो होता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, तो पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हुआ। और उसके बाद सारे ऑप्शन गलत हैं। हीट जीरो गलत, वर्क जीरो गलत, क्यू और डब्ल्यू जीरो गलत। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में केवल इंटरनल जीरो होता है। उसके बाद कंसीडर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम if delta u represent the increase in internal and w is the work done by the system, which of the following statement is true। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू, गलत। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू, गलत। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू, बिल्कुल सही। ठीक है, 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द गैसेस सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी इज 40 जूल। द वर्क, बेटा वर्क बराबर क्या होता है, हीट माइनस, यानी 110 माइनस 40 यानी कि 70। ठीक है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सिक्वेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 37 सेज दैट गामा की वैल्यू बताओ हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, एंड एक ऐसी गैस अनदर आइडियल डायटोमिक गैस हुज मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिजिड बट हैव एन एडिशनल वाइब्रेशनल मोड। तो सबसे पहले हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है बेटा, और डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है 7/5। फिर हीलियम है, हीलियम मोनोटॉमिक है, इसके लिए हो जाएगा 5/3। और फिर एक ऐसी गैस है ना जिसमें एडिशनल वाइब्रेशन मोड है, तो याद रखना दो, हमेशा याद रखना बेटा, जब भी वाइब्रेशन के मोड एक्टिव होते हैं ना, तो दो एडिशनल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो गैस है ना एक्स, ये डायटोमिक है, तो इसके पास ऑलरेडी कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 5+2, दो एडिशनल वाइब्रेशन ऑफ डिग्री ऐड हो गए, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ, 7। तो ऑब्वियस सी बात है, सीवी की वैल्यू क्या होगी, FR/2 यानी 7R/2। सीपी की वैल्यू क्या होगी,
इसमें आर और ऐड कर देंगे तो 9r/2। तो गामा बराबर क्या होगा, CP/CV, यानी कि 9/7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 1 mole of ideal monatomic gas undergoes a process described by the equation PV की पावर 3 बराबर कांस्टेंट हीट कैपेसिटी पूछा है। तो बेटा ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम कंपेयर करेंगे पीवी की पावर x बराबर कांस्टेंट, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। और इस प्रोसेस का जब आप हीट कैपेसिटी निकालोगे C, तो उसका फॉर्मूला होता है CV माइनस R/x-1। ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का इक्वेशन पता है ना कि पीवी की पावर x बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। तो अब आप ही बताइए C बराबर क्या होगा, CV। और क्योंकि गैस मोनोटॉमिक है तो CV की वैल्यू होगी 3r/2 माइनस R/3-1। x की जगह 3 डाल दिया तो ये r आ जाएगा बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऑब्वियस सी बात है, गामा बराबर क्या होता है, 1+2/f। f की जगह n लिया है तो ये आ जाएगा। During an adiabatic process, the pressure of gas is found to be proportional to the cube of its temperature. इन्होंने बोला कि P is proportional to T का क्यूब, और फिर फाइनली CP/CV पूछा, यानी गामा पूछा है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, T की जगह लिखेंगे PV/NR क्यूब। उसके बाद P प्रोपोर्शनल P क्यूब V क्यूब बाय NR क्यूब। अच्छा, NR कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट में चला जाएगा। यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, फिर ये कांस्टेंट आ जाएगा। फिर आप क्या करो, P को ऊपर ले जाओ तो P की पावर 1-3 हो जाएगा और V की पावर -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा आपका P की पावर -2 इंटू V की पावर -3 बराबर कांस्टेंट। लेकिन अभी भी इसको कंपेयर नहीं कर सकते पीवी की पावर गामा से, तो हम क्या करेंगे, -2 डिवाइड करेंगे तो P की पावर -2/-2, V की पावर -3/-2 बराबर कांस्टेंट। पावर को हमने डिवाइड कर दिया -2 से ताकि P की पावर 1 बन जाए और V की पावर 3/2। अब आप कंपेयर करके बता सकते हो कि गामा क्या होगा। गामा हो जाएगा बेटा 3/2, और यही पूछा था, तो 3/2 विल बी द करेक्ट आंसर। फिर अगला सवाल है 41 नंबर क्वेश्चन, क्या बोलता है, सीपी और सीवी डिनोट स्पेसिफिक हीट यानी पर यूनिट मास। ये पर यूनिट मास है, तो मैंने बताया कि CP-CV कैपिटल वाला अगर लोगे तो R आएगा, लेकिन अगर स्मॉल वाला लोगे CP-CV तो ये आएगा R/मोलर मास, R/mW। ठीक है ना, तो मोलर मास इन्होंने m लिया है तो R/m, यानी कि थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 42 says that molar specific heat at a constant pressure of an ideal gas is 7/2R. Ratio of specific heat at a constant pressure to that of constant volume will be। देखो, कांस्टेंट प्रेशर पे जो दिया है आपको मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी सीपी दिया है, बट सीपी दिया है 7/2R। तो ऑब्वियस सी बात है सीवी कितना आएगा, 5/2R, क्योंकि एक आर घटा देंगे। अब आपसे पूछा है रेशियो बताओ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी गामा पूछा है, यानी सीपी और सीवी का रेशियो पूछा है, तो बेटा ये 7/5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 हमसे कहता है कि R/CV की वैल्यू, R/CV की वैल्यू आपको 0.67 गिवन है। कह रहा है कि मॉलिक्यूल किसके हैं, डाया के हैं, मोनो के हैं कि पॉली के हैं। तो CV बराबर क्या होगा बेटा, CV बराबर होगा R/0.67। 0.67 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा। तो CV अगर 3R/2 है, इसका मतलब ये मोनोएटॉमिक गैस हुआ। ठीक है, एंड देन अगला सवाल, बेटा ये क्वेश्चन गलत है। इन्होंने क्या पता है, सीपी और सीवी बताए नहीं ये कौन से हैं। अगर सीपी और सीवी कैपिटल होंगे, कैपिटल सीपी और सीवी होंगे ना, तो इस हिसाब से आंसर आएगा A बराबर B, है ना। लेकिन अगर स्मॉल सीपी और सीवी होंगे तो उस हिसाब से फिर क्या आएगा, CP-CV बराबर A। हाइड्रोजन के लिए तो R/2 आएगा, और CP-CV नाइट्रोजन के लिए सॉरी दूसरा ऑक्सीजन के लिए B, तो ये आ जाएगा R बाई आपका 32।
ठीक है, तो उस हिसाब से फिर अलग आंसर आएगा। फिर उस केस में a बराबर 16 भी आएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी दिया a बराबर b और a बराबर 16 भी दिया है, तो फिर ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फॉर सर्टेन गैस रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स इज गिवन बाय 1.5। इसका सीपी और सीवी पूछा है। तो बेटा अगर गामा दिया 1.5 है ना, तो सीपी और सीवी बताओ। तो इसमें ना ऑप्शन से चेक करेंगे। अगर सीवी हमने 3R लिया तो सीपी कितना आएगा 4R। तो इनका रेशियो करके 1.5 नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। फिर अगला आप क्या करो, सीपी ले लो 3R, तो सीवी आ जाएगा 2R। जब इनका रेशियो लोगे तो 1.5 आ जाएगा, इसका मतलब यही करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। टू सिलेंडर्स equal capacity are connected to each other with a stopcock. A contains an ideal gas at a standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. The processes. सबसे important इसमें लाइन है stopcock is suddenly opened. कॉक ओपन किया है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, सडनली ओपन किया है इसलिए प्रोसेस एडियाबैटिक बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 says that PV diagram for an ideal gas in a piston cylinder assembly undergoing a thermodynamic process is shown in the figure. The process is obvious सी बात है, pressure constant है इसलिए isobaric process हो गया। In which of the following process heat is neither absorbed nor released? Adiabatic process हो गया। Increase in temperature of the gas filled in a container would lead to, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक बढ़ती है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ ये थोड़ा अच्छा सवाल है, कह रहा प्रोसेस सेलेक्ट करो। तो मैंने आपको 4 ग्राफ एक साथ बना के दिए थे थर्मो में, तो जो एकदम वर्टिकली डाउन आ रहा है यानी फर्स्ट वाला ग्राफ, तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला ग्राफ हो जाएगा आइसोकोरिक। ठीक है, उसके बाद में जो ग्राफ एकदम सीधे जा रहा है चौथे नंबर का ग्राफ, वो आइसोबारिक हो जाएगा। और फिर इनमें कंफ्यूजन अगर होता है तो आपको सीधा सीधा पता है कि एक्सपेंशन के केस में ऊपर होता है आइसोथर्मल और नीचे होता है एडियाबैटिक, तो थर्ड वाला हो जाएगा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, और जो सेकंड ग्राफ है ना नीचे है जो, वो एडियाबैटिक हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, एकदम इसी के जैसा है। क्वेश्चन कहता है कि बस पढ़ने में थोड़ा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, अंडरलाइन करेंगे कंप्रेस्ड। ठीक है, पहले आइसोथर्मली कंप्रेस किया, isothermally to half its initial volume. The same gas is compressed separately through the adiabatic. पहले isothermal compression किया फिर adiabatic process until its volume is again reduced to half. Isothermal और adiabatic. तो आपको ये बताना है कि किस केस में आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि एक कंप्रेशन के केस में ना इस तरह का ग्राफ बनता है, और मैं आपको बता दूं इसमें एडियाबैटिक ऊपर लाया करता है और आइसोथर्मल नीचे लाया करता है। आपको मैंने ये बताया हुआ है कि अगर कंप्रेशन की बात चल रही है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना, और अगर ऐसा ग्राफ बनेगा तो ये एडिया है और ये आइसो है। तो इस केस में एडियाबैटिक में ज्यादा वर्क होता है, तो हम लोग आंसर कौन सा टिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन। कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52, सिमिलर क्वेश्चन है 51 जैसा है। An ideal gas is compressed to half its initial volume by means of several processes. मतलब एक गैस को हमने अलग अलग प्रोसेस से कंप्रेस किया। अंडरलाइन करना है कंप्रेशन। विच प्रोसेस वुड रिजल्ट मैक्सिमम वर्क, सबसे ज्यादा वर्क बेटा एडियाबैटिक में होता है कंप्रेशन में, फिर आइसोथर्मल और फिर आपका आइसोबारिक होता है, जबकि एक्सपेंशन में सबसे ज्यादा आइसोबारिक फिर आइसोथर्मल फिर एडियाबैटिक। करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 number question says that 1 mole of an ideal monatomic gas undergoes a transition from A to B along a path AB shown in the figure. The change in internal energy of the gas during the transition is. इसमें सबसे पहले तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो पीवी ग्राफ है, यानी प्रेशर भी पता है और वॉल्यूम भी पता है। पूछा क्या है, पूछा है आपसे डेल्टा यू। तो डेल्टा यू मतलब क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, किसी भी प्रोसेस का। एन का वैल्यू कितना 1 मोल,
अच्छा, गैस है डायटोमिक, तो ये हो जाएगा 5R/2। हम्म। और अब आता है डेल्टा टी। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, ए से बी, यानी कि टेम्परेचर बी का आएगा पहले, माइनस आएगा ए का, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। 5R/2। अब बी का टेम्परेचर माइनस ए का टेम्परेचर। अब आपको ना बी पता है ना ए पता है, क्योंकि बी और ए का टेम्परेचर नहीं पता है। क्या पता है? प्रेशर पता है और वॉल्यूम पता है। तो कैन आई से दैट प्रेशर ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन एन आर, माइनस प्रेशर ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन एन आर। टेम्परेचर नहीं पता था लेकिन प्रेशर वॉल्यूम पता थे। अब ऑब्वियस से बात, एन की वैल्यू 1 है, 1 मोल, तो वो तो खत्म हो जाएगा, आर कॉमन आके कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 5/2। बी का प्रेशर इंटू बी का वॉल्यूम। अब ध्यान से देखो, बी का प्रेशर कितना है, 2, लेकिन किलो पास्कल में है, तो 2 × 10⁻³ और वॉल्यूम कितना है, 6। ये बी का हो गया, बी का प्रेशर और बी का वॉल्यूम। अब आते हैं ए पे। तो ए का प्रेशर कितना है, 5 × 10⁻³ और वॉल्यूम कितना है, 4। तो 12 माइनस 20 यानी 8, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, -20 × 10⁻³ ठीक है, तो -20 किलो जूल विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 54। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है और इसको मैं बहुत अच्छे से बेटा समझाऊंगा, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो मैं दिल से आपको समझाना चाह रहा था। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आप फंसोगे। एक क्वेश्चन अगर समझ लिया ना, तो बाकी सभी सवाल आप खुद से कर सकते हो इस तरह के। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे दूसरी जगह। ये डायग्राम हम बनाएंगे दूसरी जगह, ठीक है। क्वेश्चन कुछ यूं है कि P वर्सेस V का ग्राफ है, ठीक है, और ये ट्रायंगल के फॉर्म में दिया हुआ है, ट्रायंगल के फॉर्म में दिया है ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट A है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। एक बार आप A से B से C गए और एक बार सीधा आप A से C गए, ये दो रास्ते हैं, ठीक है। P वर्सेस V का ग्राफ है और वैल्यूज आपको गिवन है। वैल्यूज कैसे गिवन है, 2 × 10⁻⁴ और 6 × 10⁻⁴। यहाँ पे है 2 × 10⁻⁴ और यहाँ है 6 × 10⁻⁴। और वॉल्यूम्स भी गिवन है, वॉल्यूम्स है 2 × 10⁻⁻3, 4 × 10⁻⁻3, 2 × 10⁻⁻3 और इसके सामने आ रहा है 4 × 10⁻⁻3, ठीक है। ये वॉल्यूम्स है, ठीक है। अब आपसे पता क्या कह रहा है, मैं सवाल पढ़ता हूँ पहले। कह रहा फिगर बिलो शोज 2 पाथ्स दैट मे बी टेकन बाय अ गैस टू गो फ्रॉम ए टू सी। प्रोसेस ए बी में 400 जूल की हीट ऐड करी सिस्टम में, एंड बीसी में 100 जूल की 100 जूल की हीट ऐड करी सिस्टम में, ठीक है। कह रहा है कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस एसी। ध्यान से सुनना। जब आप ए से बी गए तो सिस्टम में आपने 400 जूल ऐड करे हीट के फॉर्म में, और जब बी से सी गए तो 100 जूल और ऐड करे। 400 जूल आपने ऐड किया कब, जब आप ए से बी गए, और 100 जूल आपने कब ऐड किया, जब आप बी से सी गए। तो कह रहा है कितना हीट ऐड करना पड़ेगा अगर आप ए से सी डायरेक्ट जाओ। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। कोर कॉन्सेप्ट ये है कि आप ए से सी जा रहे हो, रास्ते भले ही अलग हैं, लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम है, चाहे आप ए से बी से सी जाओ या ए से सी डायरेक्ट जाओ, मंजिल सेम है, बस रास्ते अलग है। मतलब ऐसे समझो कि ये आप हो, दिस इज यू, एंड ये नीट है। एक रास्ता है कि सीधा 12th के साथ क्वालिफाई हो जाओ और डायरेक्ट सीधा नीट में एंट्री हो जाए, और दूसरा है कि रिपीट करो और फिर घूम के नीट जाओ। तो मंजिल तो दोनों इनकी सेम है ना, बस क्या है, रास्ते अलग है, किसी का रास्ता थोड़ा शॉर्टकट है, किसी का रास्ता लंबा है। तो अगर मंजिल सेम है और रास्ते अलग अलग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा यू सेम आएगा, यानी डेल्टा यू ऑफ द पाथ ए बी सी बराबर डेल्टा यू ऑफ द पाथ डायरेक्ट ए सी। इन दोनों रास्तों का डेल्टा यू सेम होगा और इसी में से सवाल सॉल्व होगा, इसी कॉन्सेप्ट में से, ठीक है। तो क्या करेंगे, डेल्टा, अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो, डेल्टा क्यू ए बी सी माइनस डेल्टा डब्ल्यू ए बी सी बराबर डेल्टा क्यू ए सी माइनस डेल्टा डब्ल्यू ए सी डायरेक्ट।
तो डेल्टा क्यू ए बी सी, अब ध्यान से देखो, जब आप ए से बी से सी गए तो टोटल आपका हीट लगा है 500 जूल, ए बी सी वाले रास्ते पे 500 जूल का हीट लगा है। अब वर्क, ध्यान से सुनना बेटा, एबीसी रास्ते में वर्क कितना होगा? एबीसी रास्ते में जब आप ए से बी जा रहे हो ना, ए से बी, तो वर्क 0 है, ठीक है, केवल बीसी रास्ते पे वर्क होगा। तो एबीसी का टोटल वर्क मतलब बीसी का वर्क, और बीसी वाला प्रोसेस आइसोबारिक है, ध्यान से देखो, बीसी वाला प्रोसेस क्या है? आइसोबारिक, तो उसका वर्क हो जाएगा पी डेल्टा वी। तो प्रेशर ले लेंगे, जब आप बी से सी में जा रहे हो ना, तो प्रेशर कितना लेंगे? 6 10 की पावर 4 इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब आपका वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है जब आप बी से सी जा रहे हो? सी पे जो वॉल्यूम है वो ये है, और बी पे जो वॉल्यूम है वो ये है, यानी चेंज कितना हुआ? 2 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये आपका एबीसी का कुल वर्क हो गया। और फिर आते हैं डेल्टा क्यू एसी, हमें निकालना है, लेकिन प्रॉब्लम फिर से फंस गई कि हम कैसे निकालें वर्क डन फ्रॉम ए टू सी। अभी ए टू सी का वर्क निकालने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप प्रोसेस वगैरह कुछ मत देखो, सीधा ये देखो कि आप जब ए से सी जा रहे हो तो वर्क निकालने के लिए आप सीधा एरिया निकाल लो, ये वाला एरिया ही एसी का वर्क होगा। और ये ट्रिपेजियम बनेगा, ये ट्रिपेजियम बनेगा, ठीक है। तो इस ट्रिपेजियम का एरिया ही आपका वर्क डन होगा। तो ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अभी इस वाली पैरेलल साइड की लेंथ कितनी है? 2 10 की पावर 4, और इस वाली पैरेलल साइड का लेंथ कितना है? 6 10 की पावर 4। तो दोनों का सम हो जाएगा 8 10 की पावर 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, यानी कि 2 10 की पावर -3, ठीक है। एक बार फिर से देखो, डेल्टा क्यू एबीसी जब आपने लिखा तो 400 प्लस 100, टोटल एबीसी रास्ते पर हमें 500 जूल की हीट लगी। फिर आता है एबीसी का वर्क, ए से बी में कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, केवल वर्क कहाँ होगा? बी से सी में। जब आप बी से सी में वर्क निकालोगे तो या तो आप एरिया करके निकाल लो, या फिर आप ये देख लो कि सीधा प्रोसेस दिख रहा है आइसोबारिक, और आइसोबारिक में वर्क होता है पी डेल्टा वी। तो बी से सी में जब जा रहे हो तो प्रेशर ये है 6 10 की पावर 4, और चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? सी का वॉल्यूम है ये 4 10 की पावर -3, बी का वॉल्यूम है 2 10 की पावर -3। तो जब घटाएंगे ना तो आ जाएगा 2 10 की पावर -3। ये तो वर्क आ गया एबीसी का। फिर एसी का हीट हमसे पूछा है, लेकिन एसी का वर्क निकालना है। अभी एसी का वर्क निकालने के प्रोसेस के झंझट में ना पड़ो, सीधा एसी का वर्क मतलब एसी का एरिया, और ट्रेपेजियम बना। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये वाली पैरेलल साइड कितनी है? 2 10 की पावर-3, सॉरी 4 लेंथ की, और ये वाली पैरेलल साइड की लेंथ है 6 10 की पावर 4। दोनों का सम किया तो 8 10 की पावर 4, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो है 2 10 की पावर-3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, 500 माइनस 120 बराबर डेल्टा क्यू ए सी माइनस 160, ठीक है। तो डेल्टा क्यू ए सी आपका आ जाएगा 460। इज इट ओके? तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल था ये। अगला आता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? अगला सवाल है 55। सेज दैट monatomic gas at a pressure P having a volume V expands isothermally to volume 2V, and then adiabatically to 16V। कह रहा फाइनल प्रेशर बताओ। सबसे पहले तो ध्यान से देखो, प्रेशर हमारा क्या था? प्रेशर था P, और वॉल्यूम क्या था? V। कौन सा प्रोसेस लगाया? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। और वॉल्यूम क्या हो गया? 2V। ऑब्वियस से बात, अगर वॉल्यूम 2V हुआ ना तो प्रेशर P/2 हो जाएगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में P इनवर्स टू वॉल्यूम होता है, तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपने इस जगह से एडियाबैटिक तरीके से क्या किया? ये एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक तरीके से आपने क्या किया? वॉल्यूम को 16V कर दिया और प्रेशर पूछ लिया। तो यहाँ पे आप इक्वेशन लगा दोगे। क्या इक्वेशन लगाओगे? इनिशियल वॉल्यूम लेना 2V, इनिशियल प्रेशर लेना P/2, फाइनल वॉल्यूम लेना 16V, और फाइनल प्रेशर निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे पता है? एडियाबैटिक प्रोसेस का होता है P1/P2 बराबर V2/V1 की पावर गामा। गामा दिया 5/3, तो P1 की जगह लिखेंगे P/2, P2 की जगह P', और V2 की जगह लिखेंगे 16V और 2V।
पावर कितनी 5/3, ये कट जाएगा, p/2 p डैश बराबर 8 आ जाएगा, और 8 मतलब 2 की पावर 3 इंटू 5/3, ये कट जाएगा, 32 आएगा। तो बेटा p डैश बराबर आ जाएगा p/64। इज इट ओके? सो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने 56 says that thermodynamic system undergoes a cyclic process ABCDA as shown in the figure. The work done by the system in the cyclic process. देखो ये क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख सकता है, बट अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, इट इज इजीएस्ट क्वेश्चन। मुझे ये बताओ, यहाँ पे दो साइकिलें आपको दिख रही होंगी, एक लोअर साइकिल जिसका की क्लॉकवाइज एरिया है यानी कि पॉजिटिव लेंगे, और ऊपर वाली एंटी क्लॉकवाइज यानी नेगेटिव लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका पॉजिटिव एरिया और ऊपर का नेगेटिव एरिया, और दोनों एकदम इक्वल ट्रायंगल, एकदम इक्वल है, सिमेट्रिक, ध्यान से देखो एकदम सिमेट्रिक ट्रायंगल्स बने हुए। तो जितना इसका नेगेटिव में एरिया उतना ही इसका पॉजिटिव में एरिया, हेंस नेट एरिया विल बी 0, हेंस नेट वर्क डन विल बी 0। उसके बाद अगला सवाल हमारे सामने है, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज नेट वर्क डन, और पीवी का ग्राफ दिया, आपसे वर्क पूछा, ऑब्वियस सी बात है पीवी के एरिया से ही वर्क मिलता है, तो वर्क बराबर एरिया, एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, ट्रायंगल बना है ना। तो अब मुझे ये बताओ बेटा कि बेस कितना है, बेस है बेटा देखो ये 2 है ना, और ये 6 और 8 के बीच में 7 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ क्योंकि यहाँ पे -3 लिखा है ना वॉल्यूम के साथ। और हाइट कितनी लेंगे, हाइट लेंगे देखो टोटल ये कितना है 6, 6 में से 2 निकाल दो तो 4 यानी कि 4, और यहाँ पर पावर क्या है 10⁵, तो ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 पावर 1 पावर और 3 पावर यानी 1000 जूल। और क्योंकि क्लॉकवाइज साइकिल है इसलिए पॉजिटिव का वर्क ले लेंगे, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट। 58 नंबर क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि आपका अभी अभी एक बड़ा सा सवाल समझाया था ना 54, एकदम वैसा ही 58 है, इनफैक्ट थोड़ा सिंपल है, वो टफ था, ये सिंपल है। और तो लैंग्वेज पढ़ेंगे और क्वेश्चन को टिक करेंगे। देखो, सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू सी वाया 2 पाथ्स ADC एंड ABC एज शोन इन द फिगर। तो पहले फिगर बनाते हैं, ये फिगर है, ध्यान से सुनना। इस फिगर में, इस डायग्राम में आप एक रास्ता तो है A से D से C, ये पहला रास्ता है, और दूसरा रास्ता है A से B से C, ठीक है, ये दो रास्ते हैं। मैंने बोला ना कि रास्ते अलग है लेकिन मंजिल सेम है, आप A से C जा रहे हो, दोनों ही रास्तों में रास्ते अलग है बट मंजिल सेम है, इसलिए डेल्टा U आपका सेम रहेगा। द इंटरनल एनर्जी एट A कितना है 10 जूल, जब आप A पे थे तो आपके पास एनर्जी कितनी है 10 जूल। फिर उसके बाद क्या बोलता है, along the path ADC amount of heat absorbed is dQ1, यानी ADC रास्ते की हीट कितनी है, ADC रास्ते की हीट है 50 जूल। वर्क डन कितना है, इसी रास्ते का वर्क यानी ADC रास्ते का वर्क है 20 जूल। और ABC रास्ते का हीट कितना है आगे दिया है, डेल्टा Q ऑफ द पाथ ABC बराबर 36 जूल। आपसे कह रहा है कि वर्क बताओ ABC रास्ते का, यानी वर्क डन ऑफ ABC पाथ। ऑब्वियस सी बात है क्या लिखेंगे, डेल्टा U ऑफ ADC बराबर डेल्टा U ऑफ ABC, यानी कि डेल्टा Q ऑफ ADC माइनस डेल्टा W ऑफ ADC बराबर डेल्टा Q ऑफ ABC माइनस डेल्टा U ऑफ ABC। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, 50 माइनस 36 बराबर डेल्टा Q ABC माइनस, सॉरी 36 माइनस डेल्टा डेल्टा W, ये डेल्टा W हुआ, डेल्टा W ABC, तो डेल्टा W ABC आपका आ जाएगा 50 माइनस 36 आपका आ जाएगा 14, है ना, सॉरी ये आपका 36 है, ये 20 है, ये 20 है, 50 माइनस 20 30, और 30 माइनस 36 6, 6 आ जाएगा माइनस का यानी प्लस का, तो डेल्टा W ABC आपका 6 आ जाएगा। इज इट ओके? चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डज नॉट गिव द इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। एक्चुअली इसका आंसर्स रॉन्ग है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो सी वाला गलत है और यही पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डज नॉट गिव, तो पी वी की पावर गामा होना चाहिए, यहाँ गामा -1 है। तो ये गलत है। और पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा, ये सही है। पी वी की पावर गामा सही है, और पी की पावर ये भी गलत है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सी और डी दोनों सही आने चाहिए। तो क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है इसमें। अगला क्वेश्चन, thermodynamic system is taken through the cycle ABCD as shown in the figure. Heat rejected by the gas during the cycle. मैं आपको बता दूं बेटा कि साइकिल का हीट साइकिल के वर्क के बराबर होता है, क्योंकि साइकिल का डेल्टा यू 0 होता है और वर्क बराबर होता है एरिया। तो आप इसका एरिया निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। ये रेक्टेंगल बन रहा है जिसका लेंथ कितना है 2v, और इसकी चौड़ाई है p। तो p इंटू 2v, यानी कि इट विल बी 2pv। ठीक है, 2pv करेक्ट आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ग्राफ का है। 1 मोल किसका, 1 mole of ideal gas goes from initial state A to the final state B via two processes. First undergoes isothermal expansion from volume V to 3V, and then its volume is reduced from 3V to V at constant pressure. The correct PV graph. Obvious सी बात है, कितना easy चीज है कि पहले इन्होंने क्या किया, आइसोथर्मली गैस का वॉल्यूम V से 3V बढ़ाया। तो P वर्सेस V का ग्राफ बनाना है, तो मुझे बताओ आइसोथर्मली, जैसे ये वॉल्यूम V है और इसको 3V बनाना है, मतलब वॉल्यूम बढ़ाना है, तो आइसोथर्मली तो आप ऐसे जाते हो ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में। तो आपका वॉल्यूम कितना था यहाँ पे V, और यहाँ पे कितना हो गया 3V। और अब कह रहा है कि 3V वॉल्यूम से घटा के वापस से V करना है, लेकिन इस बार आइसोबारिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर है। तो बेटा इस बार आप कांस्टेंट प्रेशर के तरीके से इस रास्ते से वापस आ जाओगे, तो आपका ये ग्राफ बनना चाहिए। ठीक है ना, तो इट विल बी द लास्ट ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है कि 62 an ideal gas goes from A to B via 3 different प्रोसेस अलग है लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। ठीक है, कह रहा है कि Q1 Q2 Q3 इंडिकेट द हीट एब्जॉर्ब्ड by the gas along the three process, and delta U1 delta U2 delta U3 indicate the change in internal energy. तो ऑब्वियस सी बात है, सीधी सीधी बात है कि रास्ते अलग होने से डेल्टा यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा यू तीनों रास्तों का सेम होगा, बट हीट अलग होगा क्योंकि वर्क अलग होता है। और याद रखना, वर्क सबसे ज्यादा किसका होता है, जो सबसे ऊपर होता है। इसलिए वर्क ऑफ द फर्स्ट मोर देन वर्क ऑफ द सेकेंड मोर देन वर्क ऑफ द थर्ड। इसी तरह से क्योंकि जिसका वर्क ज्यादा होगा उसी की हीट ज्यादा होगी, तो ये आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एंड देन अगला क्वेश्चन क्या बोलता हमसे, monatomic gas at pressure P1 and volume V1 is compressed adiabatically to 1/8 of its original volume. What is the final pressure of the gas? तो प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और वॉल्यूम को कंप्रेस करके 1/8 कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम V1 से क्या हो गया, V1/8। पूछा है प्रेशर P1 से आगे चल के क्या हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, P2/P1 अगर हम लिखें तो लिखेंगे V1/V2 की पावर गामा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो P2 हमें निकालना है, P1 की जगह चलो P1 लिख दिया, V2 की जगह हम क्या लिखेंगे, V2 की जगह V1, सॉरी V1 की जगह V1 और V2 की जगह V1/8, तो 8 ऊपर चला गया। और गैस मोनोटॉमिक है इसलिए 5/3 गामा होगा। तो P2 बराबर क्या होगा बेटा, P1 V1 V1 कट गया, 8 मतलब 2 की पावर 3, 5/3, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। तो 32 P1 आ जाएगा फाइनल प्रेशर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन द थर्मोडायनामिक प्रोसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट, गलत। इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट, सही। एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी के पावर गामा कांस्टेंट, सही। इन एडियाबैटिक प्रोसेस सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, सही। तो पहला वाला गलत है और वही हमारा टिक करेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, आइडियल गैस का टेम्परेचर कितना है, 27, यानी कि टेम्परेचर इनिशियल दिया है 300 डिग्री, सॉरी 300 केल्विन। कंप्रेस टू 8/27 ऑफ द वॉल्यूम, यानी अगर इनिशियल वॉल्यूम मैं V ले लूं तो फाइनल वॉल्यूम कंप्रेस करके क्या लिखेंगे, 8V/27। ठीक है, कह रहे टेम्परेचर का राइज बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं T2/T1 बराबर लिखूं तो लिखूंगा V1/V2 की पावर
गामा -1। याद रखना टी और वी इनवर्स होते हैं, इसलिए अगर इधर T2 तो इधर V1 आएगा। तो T2/300 बराबर V1 मतलब V, और V2 मतलब 8V/27, तो 27 ऊपर चला गया। गामा -1, अभी ऑब्वियस सी बात है, गामा 5/3 दिया तो 5/3 -1 हो जाएगा, V कट जाएगा। तो T2/300 बराबर 27 को 3 लिखो और 8 को 2 लिखो और पावर 3 लगा दो। और ऑलरेडी पावर क्या है, 5/3 -1 यानी 2/3। ये कट गया, पावर कट गया ना, 3 से 3, तो ऊपर आ गया 9 और नीचे आ गया 4। तो जब T2 निकालोगे ना तो 675 आएगा केल्विन में। लेकिन हमसे राइज इन टेम्परेचर पूछा, तो 675 फाइनल और 300 इनिशियल, तो राइज कितना हुआ, 275। इज इट ओके? सॉरी, 375 आएगा ना, 375। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Sample of gas expand from V1 to V2, amount of work done by the gas is greatest when expansion। याद रखना एक्सपेंशन के केस में सबसे ज्यादा वर्क आइसोबारिक प्रोसेस में होता है, ये करा चुका हूँ। An ideal gas undergoes adiabatic change, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन, ऑब्वियस सी बात, P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, सबको पता है। डायटोमिक गैस है, इनिशियली 18 डिग्री सेल्सियस पे है, कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन विल बी। देखो, इनिशियल टेम्परेचर लेना 18 + 273, 8×3 11, 7×1 = 9 और 291, ठीक है। और T2/T1 यानी T2/291 बराबर V1/V2। अभी इनिशियल वॉल्यूम का 1/8 है फाइनल वॉल्यूम, तो इनिशियल V ले लो और फाइनल ले लो V/8, तो 8 ऊपर आ जाएगा। पावर कितनी, गामा -1। डायटोमिक गैस है तो 7/5 -1, ठीक है। तो क्या करेंगे, T2 बराबर 291 और ये आपका हो जाएगा 8 की पावर 7/5। अभी 7/5 है ना, तो 7/5 -1 यानी कि क्या आ जाएगा, 2/5, ठीक है। तो इट विल बी 291 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2/5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 291 इंटू 2 की पावर 6/5 यानी 1.2, ठीक है। बेटा इसमें ना आप क्या है कि 2 की पावर 1.2, अब यहाँ पे आके आप फंस जाओगे, तो इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब भी एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा ना तो उसका हिंट देते हैं कि 2 की पावर 1.2 क्या होना चाहिए। अगर हिंट नहीं दिया है तो आप इसके आगे कैसे जाओगे, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप एज इट इज छोड़ दो। जब भी कभी भी एग्जाम में सवाल आएगा तो फिर इसकी वैल्यू देंगे, और नहीं तो फिर इसका बोनस जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। In adiabatic change, the pressure and the temperature of monoatomic gas are related by T, P proportional T की पावर C। तो C पूछा है, P proportional T की पावर C है, तो हम क्या करेंगे कि P proportional T की जगह लिखेंगे PV/NR, यानी कि P की पावर C, V की पावर C/NR, और NR कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा ये बराबर कांस्टेंट। ये हो जाएगा P की पावर 1 - C इंटू V की पावर -C बराबर कांस्टेंट, ठीक है। अब आप 1 - C से डिवाइड कर दो, तो ये तो 1 हो जाएगा पावर, और इसकी पावर में आ जाएगा -C/1 - C बराबर कांस्टेंट, करेक्ट है। अब आप क्या करो, इसको कंपेयर कर दो, ये पूरी चीज गामा के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो -C/1 - C बराबर गामा, और क्योंकि गैस पता है कैसी, मोनोटॉमिक, तो गामा हो जाएगा 5/3। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, -3C बराबर 5 - 5C। 5C इस साइड जाएगा तो 2C हो जाएगा बराबर 5, तो C बराबर 2.5 यानी कि 5/2, ठीक है ना। लास्ट ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 70 says that an ideal gas A and real gas B have their volume increase from V to V under the isothermal condition, the increase in the internal energy। देखो एक गैस है रियल, एक गैस है आइडियल, तो ए वाली आइडियल है, बी वाली रियल है,
और वॉल्यूम दोनों के V से 2V बढ़ रहे हैं, ठीक है। और कंडीशन कैसी, आइसोथर्मल। तो कह रहा है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी किसमें ज्यादा होगा, ठीक है ना। बेटा याद रखना हमेशा कि जैसा मैंने बताया आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है, क्योंकि डेल्टा टी जीरो होता है। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, आइडियल गैस के लिए। अगर गैस आइडियल है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, हेंस देर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आइडियल गैस। यानी ए के इंटरनल एनर्जी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। लेकिन बी में मैं बता दूं बेटा, अगर गैस रियल है तो रियल गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। तो होगा क्या कि अगर आपने हीट सप्लाई की तो पूरी पूरी हीट जो होती है वो वर्क में नहीं जाती। अगर आपने लेट्स से रियल गैस के अंदर हीट सप्लाई की डेल्टा क्यू, और प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, गैस रियल है, तो पूरा पूरा वर्क नहीं होगा, कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। उसका कारण है कि जैसे आप हीट सप्लाई करोगे ना तो इसके बॉन्ड्स टूटते हैं। तो आपकी हीट का कुछ हिस्सा रियल गैस के बॉन्ड तोड़ने में जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना। तो वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करने में हीट का कुछ हिस्सा चला जाता है, जिससे कि जो वर्क हमें मिलता है ना वो थोड़ा कम मिलता है। और इसमें क्या होता है कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। अगर गैस आइडियल है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में दी गई हीट का पूरा पूरा 100% हिस्सा हमें वर्क में मिलता है। लेकिन अगर गैस रियल है तो आपने हीट दी, प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो उस हीट का कुछ हिस्सा डेल्टा यू में जाता है और कुछ जाता है आपका वर्क में, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है। तो फिर इस केस में क्या होगा पता है कि बी की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और ए की नहीं बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 71। A gas, a thermodynamic system is taken from state A to B along ACB and it is brought back to A along BDA. As shown in the PV diagram, the net work done during the complete cycle. Complete cycle का जो बेटा वर्क होता है ना वो साइकिल के अंदर का एरिया होता है, यानी A, C, B, D, A। इस साइकिल का एरिया ही वर्क होगा, ठीक है, जिसमें कि हम P1 P2 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। A, C, B, D, A करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 72। ये वही क्वेश्चन है, कौन सा, मंजिल सेम रास्ते अलग, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, thermodynamic process is shown in the figure, the pressure and the volume corresponding to some points in the figure are P A दिया है, V A दिया है, P B दिया है, V D दिया है। In the process A B 600 joule of heat is added to the system and in the process B C 200 joule of heat is added to the system। change in internal energy of the system in the process AC। ध्यान से सुनना, इन्होंने पहले तो ए बी गए और फिर बी सी गए, ठीक है, ए से बी से सी, ये रास्ता। हम्म, अच्छा। ये ग्राफ है, आपको पता है कि ए पे जो प्रेशर है वो पता है और ए पे वॉल्यूम भी पता है, बी पे प्रेशर पता है और वॉल्यूम भी पता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसको ना अगले पेज पर ड्रॉ करते हैं ताकि हमें क्लियर आइडिया मिले। ये कुछ ऐसा है, ठीक है। एक तो आप इस रास्ते से जा रहे हो, कौन सा रास्ता है ये, ए बी एंड सी, पहला रास्ता। एक डायरेक्ट रास्ता है ए सी, और एक रास्ता ये है ना, ए डी सी वाला रास्ता, ये डी है, ठीक है। और ये ग्राफ है, इस ग्राफ में आपको सभी चीजें गिवन है। लाइक क्या क्या गिवन है, ध्यान से देखो। आपको गिवन है कि यहाँ का प्रेशर कितना है, कितना है प्रेशर, ए का प्रेशर है 3×10⁴। ए का वॉल्यूम भी पता है। अच्छा, जो ए का वॉल्यूम होगा वही बी का वॉल्यूम होगा, कितना है
2 10 की पावर -3। ठीक है, बी का प्रेशर और सी का प्रेशर सेम होगा, कितना दिया है, 8 10 की पावर 4। और डी का वॉल्यूम, सी का वॉल्यूम सेम होगा, 5 10 की पावर -3। दिस इज हाउ द ग्राफ इज गिवन। ठीक है, और आपसे कुछ और भी चीजें गिवन है। कह रहा है कि ए बी प्रोसेस में 600 जूल की हीट ऐड की और बीसी प्रोसेस में 200 जूल की हीट ऐड की। यानी कि जब आप इस रास्ते पे गए तो आपने 600 जूल हीट ऐड की सिस्टम में, 600 जूल हीट ऐड की, और जब यहां गए तो 200 जूल और ऐड की। तो टोटल हीट एडेड इन द प्रोसेस ए टू बी टू सी इज 800 जूल। सॉरी, 600 और 200, हाँ 800। टोटल कितनी हीट ऐड की, 800। ठीक है, अच्छा क्या आप एबीसी रास्ते का वर्क बता पाओगे, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी टू सी। तो जब आप एबीसी का वर्क निकालोगे तो आप पहले ऐसा करो, ए बी का वर्क प्लस बीसी का वर्क। ए बी का वर्क 0 होगा क्योंकि वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो हम बीसी का वर्क निकालेंगे। अभी बीसी ना आइसोबारिक प्रोसेस है, तो सीधा पी डेल्टा वी कर देंगे। पी मतलब 8 10 की पावर 4, और डेल्टा वी मतलब इसका वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम, जो कि है 5 -2, यानी कि 3 10 की पावर -3। तो ये आ जाएगा आपका 24 इंटू 10 की पावर 1, 240। ठीक है, अब बताओ क्या आप डेल्टा यू निकाल पाओगे एबीसी का। एबीसी का डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू एबीसी माइनस डेल्टा डब्ल्यू एबीसी। अच्छा, डेल्टा क्यू एबीसी कितना होगा, 800 और 240 कितना हो जाएगा, 560 जूल, है ना। इसका मतलब है कि एबीसी रास्ते पर डेल्टा यू की वैल्यू, एबीसी रास्ते पर डेल्टा यू आ गया ना, तो यही एसी रास्ते का होगा और यही ए डी सी रास्ते का होगा। तीनों रास्तों का डेल्टा यू सेम होगा और 560 जूल के बराबर आएगा। ठीक है, आंसर क्या टिक कर देंगे बेटा, 560 जूल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस रिक्वायर 207 जूल ऑफ हीट to rise the temperature by 10 Kelvin when heated at constant volume to raise the temperature by same 10 Kelvin heat required is। चलो देखो क्या करेंगे इसमें। बड़ा इस तरह का क्वेश्चन एक हमने ऑलरेडी क्लास वर्क में किया हुआ है। तो पता है कि पहली कंडीशन क्या, 1 मोल गैस है, 207 जूल की हीट चाहिए टू राइज द टेम्परेचर 10 केल्विन व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 207 बराबर एन सी पी डेल्टा टी। तो 207 बराबर 1 मोल इंटू सी पी इंटू 10 केल्विन। सीपी आ गया 20.7। ठीक है, अब कह रहा है इफ द सेम गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू रेज द टेम्परेचर बाय सेम 10 केल्विन, हीट कितनी चाहिए। इस बार आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हो, इसलिए डेल्टा क्यू का फॉर्मूला लगेगा एन सी वी डेल्टा टी। गैस सेम है तो मोल वही रहेगा 1, सीवी की जगह आ जाएगा सीपी माइनस आर, डेल्टा टी अभी भी 10 केल्विन है। तो कैन आई से दैट 20.7 माइनस 8.31 और इंटू में 10, यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हीट इंजन के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। द इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड अपॉन, किसी भी हीट इंजन की इफिशिएंसी डिपेंड करती है दोनों चीजों पे, सोर्स का टेम्परेचर भी और सिंक का टेम्परेचर भी। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, कार्नोट इंजन हैविंग इफिशिएंसी 1/10, एक कार्नोट की इफिशिएंसी कितनी है, 1/10, इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर की तरह यूज करें तो बीटा निकालो, 1 माइनस ईटा बाई ईटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10 बाई 1/10, जिससे कि 9 आ जाएगा बीटा। इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10, वर्क कितना है 10,
आपसे क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर, लोअर वाली हीट पूछी यानी कि Q2 पूछा है। तो बीटा बराबर क्या होता है? Q2/W। तो 9 बराबर क्या होगा? Q2/10। तो Q2 बराबर क्या होगा? 90। इज इट ओके? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इट सेज दैट द टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लोअर टेम्परेचर, फ्रिज के अंदर वाला टेम्परेचर लोअर होता है, तो उसको T2 + 273 लेंगे क्योंकि वो डिग्री सेल्सियस में दिया है। एंड रूम का टेम्परेचर यानी T1 दिया है आपको, T1 + 273। ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच, अब ध्यान से सुनना, अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम पूछा है। रूम को जो हीट डिलीवरी होती है ना वो Q1 होती है, Q1 पूछा है। फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वर्क। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी वर्क कितना दिया है? ईच जूल, ईच जूल मतलब 1 जूल। तो आपसे Q1 पूछा है, तो सबसे पहले तो इनमें से बीटा निकालेंगे। बीटा बराबर क्या होता है? T2/T1 - T2, यानी कि T2 + 273 डिवाइडेड बाय T2 - T1, ये आ जाएगा बीटा। और बीटा बराबर क्या लिखेंगे? T2 + 273 यानी बीटा इज इक्वल्स टू Q2/W, Q2/1। ठीक है। तो यहाँ से Q2 आ गया ना, Q2 कितना आ गया? Q2 आ गया, या फिर सीधा Q2 की जगह क्या लिख दो? Q1 - W, Q2 बराबर Q1 - W, Q1 पूछा है ना, तो Q1 - W, W ले लेंगे 1 डिवाइडेड बाय W यानी 1। तो ये आपका आ जाएगा Q1 बराबर 1 इस साइड जाएगा तो 1 + T2 + 273 डिवाइडेड बाय T1, सॉरी T1 - T2, ये T1 - T2 होगा, T1 - T2, तो T1 - T2 + T2 + 273 डिवाइडेड बाय T1 - T2, T2 T2 कट जाएगा, T1 + 273 अपॉन T1 - T2, करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। रेफ्रिजरेटर वर्क बिटवीन 4 एंड 30, 4 डिग्री लोअर टेम्परेचर है, 4 + 273 277। हायर टेम्परेचर 30 है तो 30 + 273 यानी ये आ जाएगा 303। इससे बीटा आ जाएगा, बीटा बराबर T2/T1 - T2, यानी कि 277 अपॉन, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 26 आएगा। ठीक है, ये आपका बीटा आ गया। कह रहा है कि रिमूव 600 कैलोरी ऑफ हीट एवरी सेकेंड। रेफ्रिजरेटर जो हीट रिमूव करता है वो सिंक से रिमूव करता है, यानी कि Q2 गिवन है 600। कह रहा पावर बताओ। तो सबसे पहले तो बीटा बराबर Q2/W, तो बीटा यानी 277 डिवाइडेड बाय 26 बराबर Q2 यानी 600 अपॉन पावर। अभी देखो, ये सॉरी वर्क, यहाँ से वर्क आ जाएगा। वर्क कितना आएगा? 600, कैलोरी में दिया 600, तो 600 इंटू 26/277 कैलोरी में आएगा। इसको पहले जूल में बदलेंगे। जूल में कैसे बदलेंगे? 4.2 से मल्टीप्लाई करके, ये आपका जूल में आ गया। अभी पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ईच सेकेंड दिया है, देखो ना, 600 कैलोरी ऑफ हीट एवरी सेकेंड, एवरी सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, तो वर्क ही पावर बन जाएगा। तो पावर आपका आएगा 600 इंटू 26 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई 277। इसको सॉल्व कर लेना, करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 5, यानी बीटा दिया है 5। टेम्परेचर इनसाइड का है -20, यानी कि T2 दिया है -20 + 273।
उसके बाद में कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू विच हीट इज रिजेक्टेड, यानी T1 पूछा है। ऑब्वियस बात है, बीटा बराबर क्या होगा, T2/T1 माइनस T2। तो 5 बराबर 273 यानी 253 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय T1 माइनस 253। तो बेटा यहाँ से T1 निकाल लेना, T1 आपका केल्विन में आएगा, लेकिन बाद में उसको डिग्री सेल्सियस में बदल के आंसर टिक कर देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्नोट इंजन हैविंग एफिशिएंसी, the Carnot engine having an efficiency of as heat engine is used as refrigerator. If the work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed। अब ये इसमें कुछ गड़बड़ है बेटा, मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, कुछ तो मिसप्रिंट है। अब ये अच्छा सवाल है बेटा, 80 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल है, मस्त है। दो कार्नोट है, ये जेई मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। टू कार्नोट इंजन ए एंड बी ऑपरेटेड इन सीरीज, दो कार्नोट इंजन है, सीरीज में ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। ए रिसीव द हीट फ्रॉम सोर्स एट T1। अब ये रेफ्रिजरेटर नहीं है, ठीक है। तो ये कार्नोट इंजन मतलब इंजन है, हीट इंजन है, तो ये क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर से हीट लेते हैं और लो को देते हैं। तो इंजन ए रिसीव हीट फ्रॉम द सोर्स T1 एंड रिजेक्ट द हीट एट सिंक T। तो ए क्या कर रहा है, अपनी हीट ले रहा है T1 से और रिजेक्ट कहाँ कर रहा है, T पे। तो इसका मतलब है, लेट्स से ये टेम्परेचर है T1, यहाँ से हीट उठाया और T को दिया, ये काम किसने किया, ए ने, ठीक है। द सेकेंड बी रिसीव द हीट एट T एंड रिजेक्ट द हीट एट T2। बी क्या कर रहा है, T से हीट को ले रहा है और T2 को दे रहा है। मतलब एक्चुअली में ए का जो सिंक है वो बी का सोर्स है, तो ए की इफिशिएंसी क्या होगी, 1 माइनस सिंक बाई सोर्स, यानी ये, ठीक है। बी की इफिशिएंसी क्या होगी, 1 माइनस सिंक बाई सोर्स। लास्ट में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी इफिशिएंसीज ऑफ टू इंजन आर इक्वल, दोनों की इफिशिएंसी बराबर कर दो, 1 1 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, टी स्क्वायर बराबर T1 T2 आ जाएगा, यानी टी बराबर क्या आएगा, √T1 T2, ठीक है। An engine has an efficiency 1/6, यानी ईटा दिया 1/6। When the temperature of sink is reduced by 62 degree, its efficiency is doubled। बेटा यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगी, एक बार efficiency 1/6 है, मान लो कि सिंक का टेम्परेचर T2 और सोर्स का है T1, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अगली बार इन्होंने क्या किया, टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62, सिंक का टेम्परेचर 62 घटा दिया, यानी T2 की जगह क्या लिख देंगे, T2 माइनस 62। T1 एज इट इज रखो, 1 एज इट इज रहेगा, और इफिशिएंसी इज डबल्ड, यानी कि इफिशिएंसी अब 1/3 हो गई, इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब आप बताओ, केवल T2 को क्या किया, T2 माइनस 62, इसलिए इफिशिएंसी आपकी 1/6 से डबल होके 1/3 हो गई। अब आप इनको सॉल्व कर लोगे, कैसे करेंगे, निकालना क्या है, सोर्स का टेम्परेचर निकालना है, तो यहाँ से पहले T2 निकालो, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो। तो पहली इक्वेशन से जब आप सॉल्व करोगे ना, तो T2/T1 बराबर आएगा 1 माइनस 1/6, यानी 5/6, यानी T2 बराबर क्या आएगा, 5/6 T1। और ये चीज ना यहाँ पे जाके पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में, 1/3 बराबर 1 माइनस T2 माइनस 62/T1। क्या करो, इसको इस साइड ले जाओ, T2 माइनस 62/T1 बराबर 2/3, T2 की जगह पुट कर दो 5/6 T1 माइनस 62 बराबर 2/3 T1। T1 इस साइड ले जाओ, 5/6 T1 माइनस 2/3 T1 बराबर 62, T1 कॉमन ले लो, 15 माइनस 12/18 बराबर 62। तो T1 बराबर 18 इंटू 62 डिवाइडेड बाई 3, ये 6 काट देंगे तो 12, 372, 372 केल्विन में आएगा। तो जब आप उसको कन्वर्ट करोगे ना, तो 372 माइनस 273, ठीक है, 12 में से 3 गया 9, और ये आपका आ जाएगा 99 आई थिंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन 82, ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है, ऐसे 2 3 सवाल आपको मिलेंगे इसी PYQ में। कार्नोट इंजन हुज
कार्नोट इंजन हु सिंक इज 300, यानी T2 कितना है 300, हैज एफिशिएंसी 40%। बेटा एफिशिएंसी 40% है, इसका मतलब 0.4 की एफिशिएंसी है, तो 0.4 बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस 300 अपॉन T1। सिंक तो 300 है, सोर्स पता नहीं, सोर्स हमने T1 मान लिया। कह रहा हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज्ड सो दैट इंक्रीज इन इट्स एफिशिएंसी इज 50%। ध्यान से सुनना, 40% थी, 50% बढ़ा दी, तो ऐसा मत समझना कि 90% हो गई। बेटा 40% थी मतलब 0.4 थी ना, तो आप परसेंट में परसेंट कभी ऐड नहीं कर सकते हो, परसेंट में परसेंट ऐड नहीं होता, वैल्यू में ऐड होता है। तो आपकी वैल्यू कितनी 0.4, अब 0.4 का 50% बढ़ाओ, तो 0.4 का 50% पता है क्या होता है 0.2, तो इसमें 0.2 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 50% बढ़ाने का मतलब जितनी आपकी अभी है फिलहाल उसका आधा और ऐड कर दो। ठीक है, 1 माइनस 300, 300 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा। इन्होंने क्या बोला है, हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज्ड। मान लो सोर्स का टेम्परेचर हमने x बढ़ा दिया, बस ये x निकालना है। तो क्या करो, दोनों इक्वेशंस को अच्छा इंक्रीज इन टेम्परेचर पूछा ना, x पूछा है, तो पहले वाले से T1 निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 300/T1 बराबर 0.6, T1 बराबर 300/0.6, ये आ जाएगा आपका 500। T1 500 आ गया, यहाँ पे 500 पुट कर देंगे, तो 0.4 प्लस 0.2 0.6 बराबर 1 माइनस 300/500 प्लस x, तो 300/500 प्लस x बराबर 0.4, तो 500 प्लस x बराबर 300/0.4, 750, x बराबर 250 आ जाएगा, 250 केल्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन says that ideal gas heat engine operate in Carnot cycle between 227 and 127। 227 का मतलब हुआ कि ये सोर्स है, इसको हम लेंगे 500, 127 मतलब सिंक है यानी 400। एब्जॉर्ब इतने कैलोरी, यानी कि इतने कैलोरी एब्जॉर्ब कर रहा है, याद रखना हीट इंजन जो एब्जॉर्ब करता है वो Q1 होता है। अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क, वर्क पूछा है, तो सबसे पहले ईटा बराबर 1 माइनस 400/500, 1/5, और 1/5 यानी ईटा बराबर क्या होगा W/Q1, और Q1 दिया 6 10 की पावर 4, तो बेटा W कितना आ जाएगा 1.2 10 की पावर 4 कैलोरी। ठीक है, शायद अपना क्लास वर्क में था ये। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, an ideal gas heat engine operate in a Carnot cycle between this and this। तो ऑब्वियस सी बात फिर से वही है ना, T1 आपका कितना होगा 500, T2 कितना होगा 400, ईटा कितना होगा 1 माइनस 400/500 यानी 1/5, ये ईटा आ गया। कह रहा है इट एब्जॉर्ब 6 किलो कैलोरी एट हायर टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क एकदम सिमिलर है। ईटा बराबर W/Q1, और कितना एब्जॉर्ब कर रहा है 6 किलो कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो W कितना आ जाएगा 1.2 किलो कैलोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 50%। 50% इफिशियंसी मतलब है 0.5 की इफिशियंसी है। ठीक है, सिंक का टेम्परेचर 500 है, तो 1 माइनस 500/सोर्स का हमने अज्यूम कर लिया T1। ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज केप्ट कांस्टेंट, इफ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज केप्ट कांस्टेंट एंड इट्स इफिशियंसी रेज्ड टू 60%, तो याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रेज्ड टू 60%। वहां पे क्या था, अभी इसके पहले जो एक क्वेश्चन किया था ना, ध्यान से देखो, उसमें था बाई 50%, इफिशियंसी इंक्रीजेस बाई 50%, और यहाँ पे है रेज्ड टू 60%।
दोनों में फर्क है। टू और बाय वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे कह रहा है कि इफिशिएंसी रेज्ड टू 60%, यानी फाइनल इफिशिएंसी ही 60% है, यानी 0.6 की इफिशिएंसी लेंगे। अब ऐसा मत करना कि आप 60% का इंक्रीज कर रहे हो ना, जितना है इनिशियल में कितना था 0.5 यानी 50%, और फाइनल कितना है 60% यानी 0.6, ठीक है ना। तो टू और बाय वर्ड में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में बाय वर्ड था इसलिए हमने ऐड किया था, लेकिन फिलहाल टू वर्ड लिखा तो फाइनल एफिशिएंसी ही 60% ले लेंगे। देन रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ सिंक, तो मैं क्या बोलूंगा, इस बार आप इक्वेशन क्या लिखोगे, सिंक का टेम्परेचर अननोन है और उन्होंने क्या किया है, सोर्स का टेम्परेचर एज इट इज रखा है T1। तो क्या आपसे नया सिंक का टेम्परेचर T2 पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले T1 निकालेंगे। कैसे, 500 बाई T1 बराबर 1 माइनस 0.5, तो T1 बराबर 500 अपॉन 0.5, ये आ जाएगा 1000, ठीक है। T1 1000 यहाँ पुट कर दो, तो 0.6 बराबर 1 माइनस T2 बाई 1000, तो T2 बाई 1000 बराबर 0.4, T2 बराबर 400, तो नया सिंक का टेम्परेचर 400 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, scientist says that efficiency of heat engine which work at a source temperature 127 and sink temperature 27 is 26%, then impossible, possible but less probable, quite probable, incomplete। तो देखो, सोर्स का टेम्परेचर है 127 यानी 400, सिंक का टेम्परेचर है 27 यानी कि 300। इस हिसाब से एफिशिएंसी आनी चाहिए 1 माइनस 300 बाई 400, यानी 1 माइनस 3/4 यानी 1/4। 1/4 को परसेंट में बदलेंगे तो आएगा 25%, यानी मैक्सिमम इफिशिएंसी 25% हो सकती है, लेकिन ये झूठा बोल रहा है 26%, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, W/Q, बेटा W/Q किसी इंजन की इफिशिएंसी होती है, ऑफ कॉर्नॉट इंजन इज 1/6, यानी कि किसी इंजन की इफिशिएंसी दी है 1/6, एक इंजन की इफिशिएंसी कितनी है 1/6। Now the temperature of sink is reduced by 62%. The ratio becomes twice. Therefore, the initial temperature of the sink and source are respectively. प्यारा सवाल है। आप बताओ, 1/6 इफिशिएंसी है और हमें टेम्परेचर्स पता भी नहीं है, ना सिंक का ना सोर्स का, हमने मान लिया, ठीक। अब देखो क्या कहता है, टेम्परेचर ऑफ सिंक रिड्यूस कर दिया 62 डिग्री सेल्सियस, देन रेशियो बिकम्स ट्वाइस। कौन सा रेशियो, W/Q रेशियो। अच्छा, W/Q रेशियो ही एफिशिएंसी होता है, याद रखना, एक्चुअली ये एफिशिएंसी है। तो इनिशियल एफिशिएंसी 1/6, तो 1/6 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर सिंक का घटाया तो एफिशिएंसी डबल हो गई, डबल होने का मतलब 1/6 का डबल 1/3 होगी ना, तो नई इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस T2 माइनस 62/T1। सिंक का टेम्परेचर घटा दिया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर्स बताओ T1 और T2, दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, तो आप क्या करो, यहाँ से पहले T2 निकालो। मैं ऐसे बहुत सारे सवाल कर चुका हूँ, तो अब आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हो। पहली इक्वेशन से T2 निकालना, यहाँ पे पुट कर देना, T1 आ जाएगा, और जब T1 आ जाए तो फिर T1 की वैल्यू यहाँ पुट करके T2 निकाल लेना। लेकिन कैल्विन में आएंगे तो याद रखना, पहले कैल्विन में निकलेगा फिर बाद में उसको डिग्री में बदलना, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, efficiency of Carnot engine operating between the reservoir 100 डिग्री एंड -23 डिग्री, efficiency बराबर 1 माइनस T2/T1, 1 माइनस T2 मतलब -23 प्लस 273, ये है सिंक का टेम्परेचर, और सोर्स का है 100 प्लस 273। आई थिंक आप सॉल्व कर पाओगे। इंजन whose efficiency is 40%, यानी 0.4 की efficiency, अगेन ये परसेंटेज वाला सवाल है, 3 बार आया है ये,
रिसीव हीट एट 500। याद रखना, जिस टेम्परेचर पे हीट रिसीव होती है इंजन को, वो सोर्स होता है। 1 माइनस सिंक पता नहीं क्या है, लेकिन सोर्स का टेम्परेचर 500 दिया है। कह रहे if its efficiency is 50%, then intake temperature for the same exhaust temperature। देखो कह रहा अगर इसकी इफिशिएंसी 0.5 है, तो कह रहा बताओ क्या होगा इनटेक टेम्परेचर। ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी हीट इंजन का इनटेक मतलब होता है सोर्स। तो उसने क्या पूछा है, अब बताओ इनटेक टेम्परेचर क्या होगा। तो 1 माइनस फॉर द सेम एग्जॉस्ट टेम्परेचर। एग्जॉस्ट टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जिस पे आप हीट डिलीवर कर रहे हो। तो हीट इंजन याद रखना, देखो हीट इंजन हीट लेता है हॉट से और डिलीवर करता है कोल्ड पे, और बीच में होता है वर्क। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि अ कार्नोट इंजन हुज एफिशिएंसी 40% थी रिसीव हीट एट 500, यानी जब इसकी एफिशिएंसी 0.4 थी तो इसके सोर्स का टेम्परेचर क्या था 500। और अब कह रहा है जब इसकी एफिशिएंसी 50% हो गई यानी 0.5 हो गई, अब बताओ ये किस टेम्परेचर से हीट लेगा, जबकि एग्जॉस्ट का टेम्परेचर सेम है। सेम मतलब जो पहले T2 था वही T2 अभी भी है, मतलब इनटेक टेम्परेचर बताना है, जबकि एग्जॉस्ट टेम्परेचर जो पहले था वही है। एग्जॉस्ट टेम्परेचर मतलब सिंक का टेम्परेचर, क्योंकि हीट इनटेक होती है हॉट से और एग्जॉस्ट होती है कोल्ड पे। तो एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेम रखा है, मतलब T2 सेम रखा है, और T1 पूछ लिया इस बार। तो आप कर पाओगे यहाँ से T2 निकालना। T2 बाई 500 बराबर 0.6, तो T2 बराबर 300। T2 300 आ गया तो इसमें पुट कर दो, तो 0.5 बराबर 1 माइनस 300 बाई T1। तो 300 बाई T1 बराबर 0.5, तो T1 बराबर 600 केल्विन। इज इट ओके? सो दैट्स हाउ वी आर डन, दैट्स हाउ वी आर डन। सो इस तरह से हमारे PYQs हो गए खत्म हीट के, और लगभग सभी क्वेश्चंस मैंने थर्मोडायनेमिक्स के इसमें कवर किए हैं। अगर हो सका तो मैं KTG के क्वेश्चंस, और अगर पॉसिबल हुआ तो एम्स के क्वेश्चंस मैं ले लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर पॉसिबल नहीं तो KTG तो पक्का डालूंगा। ठीक है, बाय बाय, सी यू।